नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग आरओ की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 200 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य अध्ययन और हिंदी के, जो कि संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज है। जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। दूसरा कथन है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए संसद जो है वो परिवर्तन कर सकती है, जिसमें अनुमति आवश्यक नहीं होती है। ये संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और, ठीक है, 1 और 2। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण माना गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कारण क्या है, किसी भी लोकतांत्रिक देश से संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो मूल कर्तव्य तो हमारे लिए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है, जो कि वर्ष 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और वर्ष 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए, और क्या है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ये गलत है, तो उसका ऑप्शन सी सही है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और तीसरा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उपयुक्त में से किसका या किनका मूल स्रोत उद्देशिका है। ठीक है, मूल स्रोत क्या है, उद्देशिका है। तो इन तीनों का मूल स्रोत क्या है, उद्देशिका है। भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के बाद में जोड़े गए भाग 4 का में मूल कर्तव्य वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग है, जिसका मूल स्रोत क्या है, उद्देशिका है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था, तो केसी वेयर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका प्रावधान दिया गया है, तो इसमें से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ए में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 39 में क्या है, निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो इसमें निशुल्क विधिक सहायता नहीं होता है। ठीक, तो क्या होता है अनुच्छेद 39 में, तो इसमें होता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति। ठीक है, सभी नागरिकों के जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति। ठीक, अनुच्छेद 43 बी में क्या दिया गया है, तो इसमें सहकारी समितियों का गठन, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सुमेलित नहीं होगा वो अनुच्छेद 39 वाला ऑप्शन अनुच्छेद, ठीक है, वो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद 43 बी में क्या है, तो 47 बी में है सहकारी समितियों का गठन, और अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, और 48 ए में क्या है, तो वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 48 में है क्या, वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। क्या है,
हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। तो किस वाद में किया गया? तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किस विषय को संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार को यदि संशोधन करा जाता है संसद के द्वारा तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो पहला कथन है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें से कौन से सही हैं? ठीक है, तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, गलत। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिध कथन है, दूसरा कारण। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्याग पत्र दे देती है, कारण क्या है? तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। तो हम देखेंगे क्या है इसमें, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यही ऑप्शन सही है। दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं। क्या करेक्ट है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। ठीक है, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं? ठीक है, इसमें 3 कार्य दिए गए हैं, पूछा गया है कौन से संसद के कार्य हैं। विधि निर्माण मतलब कानून बनाना, यह भी संसद का कार्य है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। ठीक है, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ये तीनों संसद के कार्य हैं, तो ऑप्शन डी सही है, तीनों संसद के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या इसमें से 3 सही होंगे और एक सही नहीं होगा, वो हमको देखना है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सही है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है, ये भी सही है। यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो बी ऑप्शन गलत है, यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है, नहीं, ये गलत है। आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा पहली बार बैठक के लिए आमंत्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को इसके हेतु चुना जाता है, अस्थायी सदन की अध्यक्षता करता है जिससे कि नए सदस्य शपथ आदि ले सकें और अपना अध्यक्ष चुन सकें, इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये विपक्षी दल का कोई जरूरी नहीं कि विपक्षी दल का होता है, वरिष्ठतम, ठीक है, जो वरिष्ठ होगा उसे बना दिया जाता है। तो इसके कार्य क्या है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है और आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। कौन है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो यही सही है कथन, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, भी गलत है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त
ये गलत है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकारों की व्याख्या हम कर लेते हैं, एक नजर डालते हैं उसमें। ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। मूल अधिकार ये न्यायोचित होते हैं, इन्हें हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। ये कानूनी रूप से मान्य है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हैं। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1 ए के तहत, एक अनुच्छेद 19 1 के तहत, सॉरी 19 1 के तहत नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, अनुच्छेद 19 1 में क्या है? 19 में क्या है हम देखते हैं। 19 1 में स्वतंत्रता का अधिकार आता है, तो उसमें क्या है? 19 1 में क्या है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, या सूचना का अधिकार, या अवसर का अधिकार? नहीं, उसमें क्या है? शांति का अधिकार। क्या है 19 1 में? क्या है? शांति का अधिकार। ठीक, शांति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का उनके गठन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रमण, ठीक है, करना है? तो देखेंगे जैसे अब नागालैंड का गठन वर्ष क्या हुआ था, तो नागालैंड का गठन वर्ष 1963 में होता है। कब होता है? 1963 में होता है। ठीक है, हरियाणा का गठन कब होता है? तो हरियाणा का गठन होता है 1966 में। ठीक है, 1966 में होता है। और सिक्किम का गठन कब होता है? तो सिक्किम का गठन होता है 1974 में। ठीक है, 1974। और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया था। 74 में सिक्किम क्या होता है? भारत के साथ विलय की इच्छा जताई 74 में, और गठन हो जाता है। 1975 में इसे क्या कर दिया जाता है? पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। तो सिक्किम को 1975 में क्या बना दिया जाता है? पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो यही हमारा ए सही है, 1963, 1966 और 1974। बाकी हरियाणा आ जाएगा तो 1966 हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 1963 नागालैंड गठन वर्ष है, 1966 हरियाणा का गठन वर्ष है, और सिक्किम का 1975 या 74 मान लेते हैं। ठीक है, पूर्ण राज्य बना 1975 में, और इसका गठन हो जाता है 1974 में। चलो अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, भारतीय मूल के व्यक्तियों, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, ये गलत है। इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाते हैं, तो इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, सही है। इनके पूर्वज भारतीय नागरिक होंगे, इसीलिए भारतीय मूल के व्यक्तियों कहा जाता है। भारतीय पासपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट नहीं होता है। इन्हें भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, क्योंकि नहीं पूछा गया है, क्योंकि इनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? फजल अली आयोग। ठीक है, इसका गठन कब होता है? पहला ऑप्शन क्या है? इसका गठन वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका गठन कब होता है? 1963 में। फजल अली आयोग क्यों बनाया गया था? गठन क्यों किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए। ठीक है, अगला क्या है? इनके इनसे एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये दोनों सही है। ठीक है, फजल अली आयोग में क्या होता है? एक राज्य एक राष्ट्र भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? तो कौन सा होगा इसमें? सहकारी समितियों का गठन जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है, ठीक है। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, ठीक है, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसमें आता है। अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 43B में आता है कौन सा? सहकारी समितियों का गठन, ठीक। और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता किसमें अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 39 का में आता है क्या? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक। और लोक स्वास्थ्य में सुधार किसमें आता है? तो अनुच्छेद 47 में आता है। अनुच्छेद आर्टिकल 47 में क्या है? लोक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। और पर्यावरण का संरक्षण किसमें आता है? तो पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद किसमें है? 48 का में है, ठीक है। तो गांधीवादी जो सिद्धांत है उसमें सहकारी समितियों का गठन आता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43B है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? पहला क्या है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। तो राजनीतिक दल जो है उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, भी सही है। और निर्वाचन की तिथि का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए भी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है? भी निर्वाचन आयोग करता है। तो इसके चारों सही हैं, ऑप्शन डी सही है, इसके चारों सही हैं। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है? तो 324 नंबर अनुच्छेद है, उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? ठीक है, कौन सी है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता? लिखित संविधान, आपातकालीन प्रावधान और अखिल भारतीय सेवाएं या नागरिकता, ठीक है। तो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक नहीं, तो ये गलत है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया, सही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है? ए गलत है, आर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ठीक है, तो किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। कब लगाया गया था? तो पंजाब में 1951 में लगाया गया था, ठीक है, 1951 में लगाया गया था। फिर दूसरी बार केरल में लगाया जाता है 1956 में। और तमिलनाडु में, राजस्थान में कब लगाया जाता है? राजस्थान में 1967 में लगाया जाता है और 1976 में तमिलनाडु में लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के सही
क्रम के अनुसार करना है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष में हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें बलराम जाखड़ कब आते हैं? तो 1980, ठीक है। कब आते हैं? 1980। रवि राय कब आते हैं? 1989। और शिवराज पाटिल आते हैं 1991। और पीएस संगमा आते हैं 1996। यही सही। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। क्या? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया, ठीक है। जिसके माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल या काल में लागू किया गया? ठीक है, पिछड़ा वर्ग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग, ठीक। तो विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह जो थे प्रधानमंत्री बने थे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग इनके ही कार्यकाल में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें जो तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका जो गठन है, गठन मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उसमें हुआ था। तो 1979 में इसका गठन होता है, ठीक है। और 1990 में इसको लागू किया जाता है, ठीक है, जब वीपी सिंह की सरकार आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कारण क्या है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। तो दोनों सही हैं। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है और इसको जो संविधान संशोधन है वो संसद में, क्योंकि भारतीय संविधान का जो संशोधन है वो संसद ही कर सकती है। दोनों सही हैं, बट सही स्पष्टीकरण नहीं है इसका, ठीक। तो क्या है? ऑप्शन बी का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अधिनियम है एक तरफ संशोधन है, ठीक है। इसमें क्या है? 106वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। 106वां संशोधन अधिनियम में क्या होता है? इसमें होता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बात की गई। इसमें 106वां, ठीक, संशोधन में, अधिनियम में 99वां संविधान संशोधन में क्या करा गया? तो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के आयोग के संबंध में संशोधन करा गया, ठीक है, 99 में। 61 संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो इसमें किया गया मताधिकार की आयु में संशोधन के से संबंधित था, ठीक है, वोट देने। और 104 में क्या था? तो 104 में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीट आरक्षित की गई थी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो ए का डी है, ठीक है, ए का 4 है और बी का तुम्हारा 3 है, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3 यही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। निर्देशक तत्वों का जो विचार है वो आयरलैंड से संबंधित, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से ही डीपीएसपी, ठीक है, संविधान से ही लिया गया था निर्देशक तत्वों को, और यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करता है। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं? 56 में क्या है, तो इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल सही। इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये सही है। इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद में प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। सही है। और एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये गलत, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ये अधिकतम 1 वर्ष के लिए, ठीक है, अधिकतम 1 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाता है, अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? ठीक है, तो विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग करना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। ठीक है, तो विधानसभा का विघटन तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हो जाता है, भी सही है। और मंत्रिपरिषद, जब विधानसभा विघटन हो गई तो मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाता है। ठीक है, और राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी, ये नहीं, न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक, तो विधि के समक्ष समानता, ये तो प्राप्त है विदेशी नागरिकों को। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी प्राप्त है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी प्राप्त है। अब हम देखेंगे कौन से जो अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता भी प्राप्त है। और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, वो भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण अनुच्छेद 21, ये भी प्राप्त है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 21 में भी प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, ठीक है, ये भी प्राप्त है अनुच्छेद 21 का। ठीक, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22, ठीक, ये भी प्राप्त है। और बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है, ये भी प्राप्त है। ठीक, वस्तुतः विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचारण एवं निवास तथा संघ बनाने की क्षमता अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इतने अनुच्छेद क्या है, विदेशियों को प्राप्त है, 14, 20, 21, 21 का, 22 और 23। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही से सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वह राष्ट्रपति को, ठीक, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक, बिल्कुल दे सकते हैं। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल। वित्तीय आपात के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? भारत में लोकपाल एवं लोका आयुक्त की जो स्थापना है वो किस आयोग की द्वारा किया गया था? तो किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आता है 1966 से 1970 के बीच में आता है।
इसमें लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। ठीक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? कौन से संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? ठीक है, तो 7वीं अनुसूची ये भी शामिल किया गया है, कानून का शासन ये भी शामिल किया गया है, धर्मनिरपेक्षता ये भी शामिल किया गया है, न्यायिक समीक्षा ये भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मूल ढांचे में शामिल किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में कुछ अन्य भी हैं जो कि मूल ढांचे में शामिल हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन हमने देखा, और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, ये सभी मूल ढांचे के तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में। तो संविधान में परिभाषित है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। गलत है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्हत नहीं होते हैं। ठीक है, ये सही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। ठीक, स्वतंत्र निकाय है। तो यही ऑप्शन बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। बिल्कुल सही। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है। सही है। चलिए अगला क्या है, तो इसमें सही नहीं है। ठीक है, और एक है प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करता है, ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 ये सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है, संविधान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन के लिए किया जा सकता है। ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 2 और 3। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित विस्तृत प्रावधान भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, संविधान संशोधन किसमें है? भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और उपबंध दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ए का 1 हो गया हमारे पास। ये कुछ ये तीनों कट गया, तो हमारे पास एक ही है ऑप्शन। अनुच्छेद 40 में पता है ग्राम पंचायतों का गठन होता है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग 324 में। और 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, तो ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। अभिलेख न्यायालय है, इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही। अगला क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यह संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, तो संसद और राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है, सही है। यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये सही नहीं, ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए जो राइट आंसर। अनुच्छेद 129 के अनुसार अपील की अंतिम अदालत के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई इसमें, क्या है, यह संसद, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। यह संसद सदस्यों का निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, सही है। संसद, विधानमंडल, ठीक है, संसद और विधानमंडल और स्थानीय निकायों का, ठीक है, स्थानीय निकायों का संचालन नहीं करता है। स्थानीय निकायों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, उपयुक्त में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन से राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2019 के पश्चात केवल भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? हम देखेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक। दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पे लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक, महाराष्ट्र। तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तेलंगाना, पांचवा है बिहार और छठा है यूपी, ठीक, उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन से हैं? तो इसमें तेलंगाना है और बिहार है। तो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, तो ऑप्शन बी सही है, 2 और 3, ठीक। तो 6 राज्यों में है, कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, यूपी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक, इसकी स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जनपद में की जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन ए सही है, दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। जनजातीय संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जनपद में, ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वरदेव महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वर वरदेव के 4000 दोहे उत्कीर्ण किए गए हैं। तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में CBRE द्वारा
जारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है तृतीय स्थान पर, ठीक है, इसका थर्ड स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 है जिला और सूची 2 है एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल उत्पाद, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसमें दिया गया है महोबा, सिद्धार्थनगर, अमरोहा और बरेली, ठीक है। तो महोबा के लिए क्या है? तो महोबा के लिए इसमें है गौरा पत्थर, ठीक है, महोबा के लिए गौरा पत्थर है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ऑप्शन सी सही है इसका। सिद्धार्थनगर के लिए काला नमक चावल है, अमरोहा के लिए वाद्य यंत्र ढोलक है, बरेली के लिए जरी जरदोगी एवं बांस के उत्पाद हैं, ठीक। और भी हम देख लेंगे जिले, जैसे गोरखपुर में टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स है, लखनऊ के लिए चिकनकारी एवं जरी जरदोगी है, मिर्जापुर के लिए कालीन है और मेटल उद्योग है, सिद्धार्थनगर के लिए भी काला नमक चावल, अभी हमने देखा काला नमक चावल है, वाराणसी के लिए बनारसी रेशम साड़ी है, आगरा के लिए चमड़ा उद्योग है, अमरोहा के लिए वाद्य यंत्र है और बागपत में होम फर्निशिंग है, ठीक है। ये कुछ है जो एक उत्पाद में शामिल उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित संस्कृति उत्सव 2023 की थीम क्या थी? तो संस्कृति उत्सव 2023 में उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इसकी थीम थी, ठीक है, लोक कलाकारों द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, ठीक है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो इसकी थीम है हमारी संस्कृति और हमारी पहचान। अगला क्वेश्चन है, एक मुफ्त समाधान योजना, ठीक है, एक मुफ्त समाधान योजना के संदर्भ में क्या है? तो संदर्भ में यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई, ठीक है। इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान है। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया सिंधियावा ग्राम पंचायत है जो कि बाराबंकी में है, इसको सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इसमें बी सही है, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया। तो इसमें ठीक है, शुभारंभ किया गया, ठीक। तो उद्घाटन किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सेप्शनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा स्थान जनपद द्वितीय स्थान पर रहा है? तो कौशाम्बी रहा है। दिव्य अयोध्या ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया। कब किया? जनवरी 2024 में। किसने किया? तो मोदी जी ने नहीं किया था, किसने किया था? योगी जी ने किया था, ठीक है। यह जनवरी में था लेकिन योगी जी ने किया था, तो ये गलत हो जाता है। इस ऐप के अयोध्या पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, सही है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से की जाती है? तो किसकी अनुशंसा की जाती है? संसद की अनुशंसा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और क्षेत्राधिकार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसद के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन क्या है? तो पंचायती राज के राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा, बिल्कुल सही है। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्थान दिए गए हैं और अनुच्छेद दिया गया है। संस्थान है और अनुच्छेद है। तो संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग है।
वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 है। क्या है? 280 में वित्त आयोग की बात करी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? तो वो है 338 में। और भारत का नियंत्रण महालेखा किसमें है? तो वो है 148 में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग किसमें? 338। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसमें है? 148 में है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया? बी। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ए का बी। ठीक है, और बी का क्या है? 1 है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में कथन कौन से हैं? यह एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, भी सही है। तो ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, किसमें है? तो यदि हिरासत में विधि सम्मत है, कार्यवाही किसी विधानमंडल में अवमानना के तहत हुई हो, या हिरासत न्यायालय क्षेत्र से बाहर हुई हो। तो ऑप्शन डी है, सही है। 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन कौन से हैं? कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निषेध तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। राज्य के नीति निषेध तत्व न्यायालय में स्वतः ही प्रवर्तनीय है। तो इसका ए तो सत्य है, परंतु आर क्या है? असत्य है। ठीक है, ये गलत है, ये सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन, बिल्कुल सही है, संसद द्वारा ही साधारण बहुमत से किया जाता है। छठी अनुसूची से संबंधित विषय भी, साधारण नागरिकता भी, और संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते भी साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो ये सभी, ठीक है, सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक तत्वों में उल्लेख नहीं है। कौन से? इसमें निर्देशक तत्वों में उल्लेख नहीं है। तो कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, ये भी उल्लेख है। सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा, ठीक, ये निर्देशक तत्वों में उल्लेखित नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 46 में है। कौन सा? सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियां और जनजातियों की सुरक्षा। बाकी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण भी है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन भी है, निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 में, ठीक है, 36 से 51 में, ठीक है, उल्लिखित है। ठीक, सॉरी, ये जो है अनुच्छेद नहीं है इसमें। ठीक है, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का प्रोत्साहन जो है वो 46 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका, ठीक है, अनुच्छेद 50 में है, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन 51 में है। तो ये तीनों, ठीक है, ये और ये तीनों, ठीक है, निर्देशक तत्वों में आते हैं। ये निर्देशक तत्वों में नहीं आता है, तो ये, ठीक है, इसमें गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है। आपातकाल की उद्घोषणा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जो घोषणा है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही की जाती है। ठीक है, मंत्रिमंडल, ये 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपात क्या है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। राज्य आपात क्या है? 356 में है। वित्तीय आपात कब है? तो 360 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, या संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा महासचिव, ठीक है, लोकसभा महासचिव की जो
नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है, ये सही। तो ऑप्शन सी, केवल 3 सही, ठीक है, कौन सा? 3 सही है। ये लेकिन ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए गठित निम्नलिखित आयोगों समितियों को कालानुसार अनुसार क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें क्या है? सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राजमन्नार समिति, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आता है, ठीक है। राजमन्नार समिति की जो स्थापना होती है वो 1969 में होती है, ठीक है, 1969 में होती है। और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की स्थापना जो होती है 1973 में होती है, 73 में। और सरकारिया आयोग की जो अध्यक्ष स्थापना होती है 1983 में। सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए बनाया गया था। इसमें अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति RS सरकारिया, ठीक है। ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो पहला है, दूसरा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है इसका। दूसरा है, तीसरा, चौथा है, फिर तीसरा है, फिर पहला है, फिर पहला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 के तहत इसका अधिकार दिया गया है, ठीक है। भाग 3 में, ठीक है, भारतीय संविधान भाग 3 में 12 से 35 तक के मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें संस्कृति, शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 जे को, जो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 जो कि कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान करता है, ठीक, जो कि 371 जे अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो अधिनियम संशोधन जो हुआ था वो 98वां संशोधन है, जो कि 2012 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए 2 अभिकथन हैं, जैसे एक कारण, दूसरा अभिकथन, तीसरा कारण है। तो भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक वैधानिक अधिकार है। कारण क्या है? भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का निम्नलिखित अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसमें कौन सा? इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी करता है, क्या है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया? तो 2004 में बनाया गया। और संस्कृत को 2005 में बनाया गया। और कन्नड़ को, ठीक है, कन्नड़ को कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था, ठीक है। और तेलुगु को कब बनाया गया? तो तेलुगु को बनाया गया 2008 में। और मलयालम को कब बनाया गया? मलयालम को कब बनाया गया? तो 2013 में। और उड़िया को कब बनाया गया? 2014 में, ठीक, 2014 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति की है।
तो अब कितनी भाषाएं हो गई हैं शास्त्रीय? तो अब शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं 6 + 5 हो गई हैं, तो 11 भाषाएं हो गई टोटल। ठीक। मराठी, मराठी, पाली, प्राकृत, प्राकृत और असमिया और बंगाली। ठीक। ये क्या है? 5 और भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ी गई हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। न्यायाधीशों के उनके पद के हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। ठीक, 124(4) में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज्यादा शक्तिशाली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। क्या है? गारंटर भी है। तो इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया है? ठीक है, 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो कौन कौन सी भाषाएं शामिल करी गई थी? तो करी गई थी कोंकणी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। ये 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो वो सिंधी जोड़ी गई थी। सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कब? 1967 में। और ये आता है 1992 में। ठीक है, फिर आता है 2003। ठीक, 2003 में 92वां संशोधन। ठीक है, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक, बोडो, ठीक, मैथिली, संथाली और डोंगरी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, ठीक, को संरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये और दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, व्याख्या सही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जो संस्थान है उनके स्थान है। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय भाषा संस्कृत संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान और अंग्रेजी और विदेशी संस्थान। ठीक है, अंग्रेजी और विदेशी। ठीक है, भाषा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अंग्रेजी और भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। और केंद्रीय संस्कृत संस्थान, केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। तो ये सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है, भारत पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित पर समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है। तो जीवी के राव समिति कब? जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति बनती है 1952 में। ठीक है, समाधान के लिए 1967 में बलवंत राव, सॉरी 1957 में बनती है। कब बनती है? 1957 बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में गठन होता है। ये भी पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव। ठीक है, ये द्विस्तरीय
ये त्रिस्तरीय, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, ठीक है। एमएल सिंघवी समिति कब बनी? तो एमएल सिंघवी समिति बनती है 1986 में, ठीक है। इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था, ठीक। जीवी के समिति कब बनी? तो जीवी के समिति 1985 में बनती है। ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1976, ठीक है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन सा नीति निर्देशक शामिल किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव की रक्षा के लिए। तो अनुच्छेद किसमें है? 48A में है, ठीक। 48A में है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है, ठीक है। तो धार्मिकता और भावुकता सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधन किया जा सकता है? ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, ठीक है। ये जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधन किया जा सकता है। ये 3 ऐसे प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया, ये सही है। अगला क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की, ये गलत है, ये गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक प्रावधान और देश। संवैधानिक प्रावधान और देश क्या है? जिसमें समवर्ती सूची कहां से ली गई? तो समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कहां से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा से, ठीक है। संसद प्रक्रिया के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन के नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। उसमें क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है एकदम। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, संविधान के आमों को संविधान में लागू करना, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित
में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया? तो वीजा रहित आवागमन की सुविधा को किस पड़ोसी देश से समाप्त किया है? तो म्यांमार से समाप्त किया। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक है एक तरफ और लेखक है एक तरफ। अनइक्वल पोजीशन, चैरवेत, सिल्क, कौन कौन से लेखक हैं इन पुस्तकों के? तो अनइक्वल किसने लिखा है? तो स्वाति नारायण ने लिखा है। पोजीशन किसने लिखा है? तो पोजीशन लिखा है एस व्याट ने। ठीक। चरैवत किसने लिखा है? तो प्रणव वर्धन ने लिखा है। और सिल्क लिखा है आरती प्रसाद ने। ठीक, किसने लिखा है? आरती प्रसाद। ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रावधान का प्रस्ताव किया रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रस्तावित हवाई अड्डों की सूची में शामिल है? शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो सीतापुर शामिल इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द, कौन कौन से शामिल है इसमें? आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती। ठीक है, शामिल है। ठीक है, आजमगढ़ और आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट। और 5 में मुरादाबाद और चित्रकूट। आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, श्रावस्ती, ये 5 हवाई अड्डा प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया। किसे चुना गया है? तो चुना गया है उमा शेखर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देश है एक तरफ राष्ट्रपति है। तो लाइबेरिया, ग्वाटेमाला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अर्जेंटीना। ठीक है, तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोसेफ बोकाई है लाइबेरिया के। ग्वाटेमाला का बर्नांडो रेवालो हैं। कांगो गणराज्य के कौन से हैं? तो फेलिक्स। और अर्जेंटीना के हैं जेवियर मिलेई। अगला क्वेश्चन है, हाल में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया? ठीक है, तो नासा के साथ कार्य करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो दोनों से हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कौन सी? जमरानी बांध योजना, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में रहा टाट माडा निम्नलिखित में से क्या है? तो टाट माडा क्या है? टाट माडा है म्यांमार का एक सैन्य जुंटा। म्यांमार का एक सैन्य जुंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है नाइट स्काई रिजर्व। ठीक है, विश्व का पहला। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा करता है, या यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। क्या है? बी सही है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए रहित किसी भी व्यक्ति को राज्य का महानियोक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन के संदर्भ में इसे राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में असहमत होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो ये गलत है, दोनों गलत है।
ठीक है। तो अगला क्या है, एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ प्रावधान है। ठीक है, एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ क्या है, प्रावधान। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या है, तो उसमें क्या है, विधान परिषद क्या है, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति। चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 में क्या है, तो इसमें है भारत परिषद का गठन। क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या है, तो इसमें क्या है, कानून निर्माण में भागीदारी। ठीक है, कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था, तो भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं। तो इसमें कौन सा, तो केवल एक सही है इसमें। ठीक है, संविधान में निर्वाचन आयोग की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ वाद है, एक तरफ निर्णय है। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स वाद, इंदिरा गांधी नेहरूवाद। ठीक, इंदिरा नेहरू गांधीवाद। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय जो लिए गए वो गोलकनाथवाद में लिए गए। केशवानंद भारतीवाद को पता है मूल ढांचे से संबंधित, ये भी सही है। मिनर्वा मिल्स ये भी मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में पूरकता से संबंधित है। और इंदिरा नेहरू गांधीवाद में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार। ठीक है, में क्या है, तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद है, एक तरफ संबंधित विषय है। 19 का में क्या है, तो 19 का में है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क सहायता। ठीक है, विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 में क्या है, तो अनुच्छेद 41 में है काम पाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है 39 में। 45 में क्या है, तो 45 में है 42 काम की न्याय संगत। ठीक है, काम की न्याय संगत है। ठीक है, 40 45 में क्या है, तो 45 में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु को पूरी करने के लिए। ठीक है, यह है तुम्हारा 45 में। और 48 में तुम्हारा है कृषि एवं पशुपालक की वैज्ञानिक तकनीकी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है, तो यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। इसके निर्वाचन में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। ठीक है, आज के लिए 100 क्वेश्चन है, बाकी अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस पूरे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।